नमस्ते, YouTube चैनल MD एजू हट पे आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम संस्कृत व हिंदू अध्ययन UGC नेट JRF के लिए उपयोगी विषय लेके आए हैं, शब्द शक्तियाँ। आज हम शब्द शक्तियों को पढ़ने वाले हैं। इसमें से UGC नेट संस्कृत में भी और UGC नेट हिंदू अध्ययन में दोनों में ही प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ये कॉमन टॉपिक है, तो इसको आज हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर विस्तार से। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यदि अभी तक यूट्यूब चैनल MD एजू हट को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। तो अब हम शब्द शक्तियों को पढ़ना प्रारंभ करते हैं। शब्द शक्ति कहते किसे हैं? शब्द शक्ति भी इसको कह सकते हैं, शब्द वृत्ति भी इसको कह सकते हैं। शक्ति और वृत्ति दोनों का इसके लिए प्रयोग किया जाता है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। शब्द शक्ति भी कह देते हैं, शब्द की वृत्ति भी कह देते हैं। तो शब्द शक्ति से तात्पर्य है शब्द में अंतर्निहित उस व्यापार या क्षमता से जिसके द्वारा किसी निश्चित अर्थ का बोध होता है। शब्द के अंदर एक निश्चित अर्थ का बोध कराने की क्षमता होती है, उसी क्षमता को शब्द शक्ति कहा जाता है। तो अर्थ की प्रतीति के आधार पर शब्द तीन प्रकार के होते हैं। शब्दों से तीन प्रकार के अर्थ की प्रतीति होती है, इसलिए शब्द तीन प्रकार के हो गए। वाचक शब्द हो गया, लाक्षणिक शब्द हो गया और व्यंजक शब्द हो गया। और तीन प्रकार के अर्थ कौन कौन से शब्दों से निकलते हैं? वाच्यार्थ, लक्ष्यार्थ और व्यंग्यार्थ। और इन तीनों को बोध कराने के लिए तीन शक्तियां हैं। तीन प्रकार के शब्द हैं, वाचक, लाक्षणिक, व्यंजक। तीन प्रकार के शब्दों से तीन प्रकार के अर्थ निकल के आते हैं। वाच्यार्थ, उसे मुख्यार्थ भी कहते हैं, लक्ष्यार्थ और व्यंग्यार्थ। इन तीन प्रकार के शब्द अर्थों को बोध कराने के लिए तीन प्रकार की शब्द की शक्तियाँ होती है मुख्य रूप से। अभिधा, लक्षणा और व्यंजना, ये तीन शब्द शक्तियाँ मुख्य रूप से हम पढ़ते हैं। अभिधा शक्ति, अभिधा वृत्ति भी कह सकते हैं इसको, लक्षणा वृत्ति, लक्षणा शक्ति और व्यंजना वृत्ति या व्यंजना शक्ति। तो शब्द की मुख्य रूप से तीन शक्तियाँ हैं, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। मीमांसक एक चौथी वृत्ति भी मानते हैं जिसे तात्पर्य वृत्ति कहा जाता है। तो इस वीडियो में हम चारों की चारों, जो अभिधा, लक्षणा, व्यंजन और तात्पर्य, चारों वृत्तियों का अध्ययन करने वाले हैं। आपको इसमें इस स्लाइड में आपके लिए तीन काम की चीज़ें हैं कि शब्द तीन प्रकार के होते हैं, वाचक, लाक्षणिक और व्यंजक। शब्द के अर्थ भी तीन प्रकार के होते हैं, वाच्यार्थ, लक्ष्यार्थ और व्यंग्यार्थ। और इन अर्थों को बोध कराने वाली तीन मुख्य शक्तियाँ होती हैं, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। मीमांसकों के अनुसार एक चौथी वृत्ति भी है जिसे तात्पर्य वृत्ति कहा जाता है। तो अभिधा, लक्षणा, व्यंजना और तात्पर्य शब्द की चार वृत्तियां हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हमारे पास है अभिधा शक्ति या अभिधा वृत्ति। यह शब्द की प्राथमिक और मुख्य शक्ति है। शब्द होता है, शब्द की प्राथमिक और मुख्य शक्ति है, उसको अभिधा कहते हैं। जब किसी शब्द को सुनते ही उसका लोक प्रसिद्ध साक्षात संकेतित अर्थ, मुख्यार्थ का या वाच्यार्थ तुरंत समझ में आ जाए, वह अभिधा शक्ति होती है। किसी ने कोई शब्द कहा, उस शब्द को सुनते के साथ उसका लोक में प्रसिद्ध जो अर्थ है वो हमें तुरंत समझ में आ जाए, तो वो होती है अभिधा शक्ति। अभिधा शक्ति के बारे में आचार्य विश्वनाथ ने साहित्य दर्पण में कहा है कि तत्र संकेतितार्थस्य बोधनाद अग्रिमा अभिधा, अर्थात सबसे पहले साक्षात संकेतित अर्थ का बोध कराने से यह प्रथमा शक्ति या अभिधा शक्ति कहलाती है। संकेतित अर्थ अर्थात शब्द बोल करके जिस शब्द की तरफ जिस अर्थ की तरफ संकेत किया जा रहा है, संकेतित अर्थ का बोध कराती है, इसलिए ये अभिधा है और ये अग्रिमा भी है। सबसे पहला भी स्थान इसी का आता है, इसलिए इसको प्रथम शक्ति या अग्रिमा शक्ति भी कहा जाता है। इसका स्थान सबसे पहला है, जैसे कि इसको मुख्य शक्ति भी कहा जाता है। जैसे कि किसी ने कहा गोह चरती, गाय चरती है, तो गो शब्द को सुनते के साथ हमारे दिमाग में गाय का स्वरूप आ जाता है। चार पैर है, दो सींग है, इस तरह का उसका जो गाय का एक स्वरूप है वो हमारे दिमाग में आ जाता है। एक विशिष्ट पशु का अर्थ इससे गो कहते के साथ एक पशु विशेष का अर्थ निकल के आता है। तो ये गो से जो गाय के स्वरूप का बोध हुआ,
जो लोक में प्रसिद्ध है, गाय कहते के साथ लोक में प्रसिद्ध जो गाय है उसका हमारे मस्तिष्क में बोध हो जाता है। तो ये अभिधा शक्ति है। शब्द के कहते ही, शब्द को सुनते के साथ उसके लोक में प्रसिद्ध अर्थ का हमें बोध हो जाए, वो अभिधा शक्ति के द्वारा होता, मुख्य अर्थ का बोध करवा देती है अभिधा शक्ति। उसके बाद अगली शक्ति है हमारी लक्षणा शक्ति। लक्षणा शक्ति के बारे में कहा है जहाँ मुख्य अर्थ वाच्यार्थ में बाधा उत्पन्न हो, उस मुख्य अर्थ से जुड़े किसी अन्य अर्थ को रूढ़ि या किसी विशेष प्रयोजन के कारण ग्रहण किया जाए, वहाँ लक्षणा शक्ति होती है। करें कि कोई शब्द कह दिया, उस शब्द के कहने से उसका जो मुख्य अर्थ है उसमें तो बाधा उत्पन्न हो रही है, वो उसका अर्थ नहीं हम स्वीकार कर पा रहे हैं, तो फिर क्या करते हैं, मुख्य अर्थ से जुड़ा हुआ कोई अन्य उसका हम अर्थ ग्रहण करते हैं, वो लक्ष्यार्थ कहते हैं वो। और वो दो तरह से हम ग्रहण करते हैं, तो रूढ़ि से, कोई समाज में कोई लोक में वैसी परंपरा हो उसके कारण उसको ग्रहण करते हैं, या किसी हम अपने प्रयोजन की सिद्धि के लिए उसमें किसी दूसरे अर्थ को आरोपित कर देते हैं, लगा देते हैं, वो लक्षणा शक्ति के कारण हम करते हैं। हम उसमें लक्ष्यार्थ होता है वो, उससे उसमें मुख्य अर्थ से काम नहीं चल रहा है, मुख्य अर्थ को हम स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं, उससे हमारा काम नहीं चल रहा है, तो उसको हम लक्ष्यार्थ का आरोपण करते हैं, वो रूढ़ि या प्रयोजन के कारण करते हैं। रूढ़ि अर्थात लोक की किसी परंपरा के कारण करते हैं, या प्रयोजन अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए करते हैं। इसका आचार्य मम्मट के काव्य प्रकाश में लक्षण आया है कि मुख्यार्थ बाधे तद योगे रूढ़ि तो अथ प्रयोजनात् अन्य अर्थो लक्ष्यते तयत् सा लक्षणारोपिता क्रिया। अर्थात मुख्य अर्थ का बाध हो जाने पर, मुख्यार्थ बाधे, मुख्य जो अर्थ है, अभिधा जो मुख्यार्थ है उसका बाध हो गया, तद योगे उससे ही जुड़ा हुआ, उसके ही जैसा कोई दूसरा अर्थ रूढ़ि से या प्रयोजन से, लोक परंपरा से या किसी अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए अन्यो अर्थो लक्ष्यते, दूसरे अर्थ का लक्षण की वहाँ पर आरोपण किया जाता है, सा यत जिससे लक्षण आरोपिता क्रिया, वह लक्षणा शक्ति के द्वारा हम वो आरोपण करते हैं, वो उस अर्थ का जो हम आरोपित करते हैं वो लक्षणा करती है। इसका उदाहरण देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इसके उदाहरण है पहला उदाहरण है रूढ़ि का उदाहरण है जैसे कि कर्मणि कुशल है, ये अर्थात काम में कुशल है, कर्मणि काम में कुशल है। अब कुशल का जो मुख्य अर्थ है, कुशल शब्द जो है उसका जो मुख्य अर्थ है वो कुश लाने वाला होता है। कुश जो घास होती है उसको लाने में जो निपुण है, उसको जो काटने में लेकर के आने में निपुण है, क्योंकि कुश घास जो होती है वो बड़ी ही पैनी होती है, वो हाथ को चीर देती है, हाथ में जख्म कर देती है, तो उसको जो कुशलता के साथ काट सकता है इसलिए उसको कुशल कहा गया। लेकिन यहाँ पर कर्मणि कुशल है, यहाँ पर इस संदर्भ में कुश लाने वाले का बोध नहीं होता है, काम में कुशल है। तो यहाँ पर हम कुशल का अर्थ क्या लेंगे, निपुण या चतुर, कि काम में निपुण है, काम में कुशल है या चतुर है, काम करने में चतुर है या काम करने में निपुण है। तो ये हमने क्या किया, यहाँ पर जो कुशल शब्द था, कुशल शब्द का रूढ़ि के कारण हमने निपुण या चतुर अर्थ ले लिया, मुख्य अर्थ कुश लाने वाला नहीं लिया। तो ये लक्षणा के द्वारा हमने इसमें दूसरे अर्थ का आरोपण किया। उसके बाद प्रयोजनवती लक्षणा में क्या होता है, जैसे कि गंगायाम घोष है, गंगा में अहीरों की बस्ती है, गंगा में बस्ती है, गंगा में घर है। हम इसका अर्थ ऐसा ले सकते हैं कि गंगायाम, गंगा में घोष बस्ती है या झोपड़ी है। अब गंगा के जल प्रवाह के बीच में बस्ती का होना असंभव है, घर का होना असंभव है। गंगा नदी है, गंगा नदी के प्रवाह के बीच में बह रही नदी के बीच में घर बना लेना तो संभव नहीं है। यह मुख्यार्थ का बाध हो गया। अब मुख्यार्थ तो ये निकल रहा कि गंगा में बस्ती है या गंगा में घर है, लेकिन यहाँ पर मुख्यार्थ का बाध हो गया। गंगा से जुड़े तट को लक्ष्यार्थ में ग्रहण किया गया है, गंगा से के साथ में जुड़ा हुआ उसका जो तट है, किनारा है, उसको यहाँ पर लक्ष्यार्थ के रूप में लिया है। तटे घोष है अर्थात गंगा के किनारे पर घोष है या घर है। अब यहाँ पर इसका विशेष प्रयोजन है गंगा में उसकी जो शीतलता और पवित्रता को दिखाना है,
कि गंगा के में ही उसका घर, तो गंगा में ही है, अर्थात गंगा के किनारे पर है, गंगा की शीतलता भी आ रही है उसको, गंगा की पवित्रता भी उसे प्राप्त हो रही है। तो ये दो प्रकार का लक्ष्यार्थ होता है। रूढ़ि के कारण समाज में प्रचलित बात को पूरा करने के लिए और अपने प्रयोजन को, अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए, बात को पूरा करने के लिए भी दो तरह से हम लक्ष्यार्थ का आरोपण करते हैं। इसी तरह से और बहुत सारे उदाहरण इसके हो सकते हैं। इसका अगला हमारी शक्ति है व्यंजना शक्ति। यहाँ जहाँ अभिधा और लक्षणा अपने अपने अर्थ को बोधित कराकर शांत हो जाती है, फिर भी विशिष्ट वक्ता, श्रोता, देश या काल के विशिष्ट वैशिष्ट्य के कारण एक चमत्कारी अर्थ की प्रतीति होती है, वहाँ व्यंजना शक्ति होती है। करें हैं कि जहाँ पर अभिधा और लक्षणा दोनों ने अपना काम कर दिया, फिर भी कुछ कमी रह जाए, फिर भी वक्ता, श्रोता, देश काल परिस्थिति के वैशिष्ट्य के कारण एक चमत्कारी अर्थ की प्रतीति होती है। ना तो वहाँ पर अभिधा काम कर रही है, ना वहाँ पर लक्षणा काम कर रही है, वहाँ पर एक विशिष्ट अर्थ की, एक चमत्कारी अर्थ की प्रतीति होती है, वो व्यंजना शक्ति करवाती है। जैसे अब यहाँ पर इसका दिया है आपके सामने लक्षण, वृत्तासु अभिधासु यया अर्थो बोध्यते सा वृत्तिर्व्यंजना नाम शब्द से अर्थादिकस्य च। अर्थात अभिधा आदि वृत्तियों के अपने अर्थ बतलाकर विरत हो जाने पर, शांत हो जाने पर, जिसके द्वारा किसी अन्य विशेष अर्थ का बोध हो, उसे शब्द और अर्थ की व्यंजना वृत्ति होती है। कि जहाँ पर अभिधा और लक्षणा दोनों अपना काम कर जाएं, फिर भी कोई एक विशेष अर्थ का बोध करवाने वाली शक्ति होती है अभिधा और लक्षणा के अतिरिक्त, उसको व्यंजना शक्ति कहते हैं या उसको व्यंजना वृत्ति कहते हैं। इसका उदाहरण देखेंगे तो हम समझ जाएंगे। जैसे किसी ने कहा गतो अस्तम अर्कः है, गतो अस्तम अर्कः है, अर्थात सूर्य अस्त हो गया है। अब इसका वाच्यार्थ तो केवल इतना है कि दिन समाप्त हो गया, सूर्य छिप गया। अब लेकिन प्रसंग और सुनने वाले व्यक्ति के अनुसार इसके अनेक अर्थ हो सकते हैं। सूर्य छिप गया है, अब इसके अनेक अर्थ एक गृहिणी जब सुनेगी, कोई गृहिणी स्त्री जब इसको सुनेगी तो उसको दीपक जलाने का समय हो गया। अब किसी ने कहा कि दिन छिप गया अर्थात सूर्य अस्त हो गया, तो किसी गृहिणी स्त्री ने सुना तो वो क्या करेगी, वो दीपक जलाने के लिए चली जाएगी, घर में उजाला करना है। किसी चरवाहे ने सुना तो वो उसको के लिए गायों को घर लेकर के लौटने का समय हो गया है। किसी धार्मिक व्यक्ति ने सुना तो संध्या वंदन, संध्या का समय हो गया, पूजा का समय हो गया है। तो करे कि ये व्यंजना शक्ति होती है कि एक शब्द कहा और उसका प्रत्येक व्यक्ति ने अलग अलग अर्थ लिया। अब इसके और भी बहुत सारे अर्थ हो सकते हैं। कोई व्यक्ति चोर को सुनेगा कि रात्रि हो गई है, चोरी करने के लिए उसको निकलना है। और भी बहुत सारे अर्थ हम इसके निकाल सकते हैं और भी प्रत्येक शब्द के ऐसे व्यंजना के द्वारा व्यंग्यार्थ अनेक प्रकार के निकल सकते हैं। तो ये व्यंजना शक्ति है, जहाँ पर अभिधा और लक्षण अपना काम करके पूरा कर दे, फिर भी जो अर्थ एक चमत्कारी अर्थ निकल के आए, जो देश काल स्थिति और सुनने वाले और बोलने वाले के लिए अलग अलग हो, तो वो व्यंजना शक्ति के द्वारा होता है। उसके बाद हमारी अगली शक्ति है तात्पर्य वृत्ति। काव्य शास्त्र में कुमारिल भट्ट के अनुयायी अभिहितान्वयवादी मीमांसक एक चौथी वृत्ति भी स्वीकार करते हैं। अब ये बात भी यहाँ पर ध्यान रखनी है कि तात्पर्य वृत्ति को कौन मानते हैं, अभिहितान्वयवादी मानते हैं। पदों के अलग अलग अर्थ तो अभिधा से आ जाते हैं, परंतु पूरे वाक्य के अर्थ, वाक्यार्थ के पारस्परिक अन्वय या संसर्ग को समझने के लिए इसे शक्ति की आवश्यकता होती है। अब जैसे कि करें कि पद का एक वाक्य है पूरा, उस वाक्य में अलग अलग पद हैं, जैसे कि गोहो चरति, यहाँ पर गो से और चरति, इन दोनों पदों का अलग अलग अर्थ तो कह दिया, अभिधा ने दे दिया कि गो कह दिया तो गो का स्वरूप आ गया, चरति कह दिया तो चरने का जो क्रिया है उसका स्वरूप हमारे सामने आ गया। लेकिन फिर इससे पूरे वाक्य का अर्थ नहीं निकल के आया। पूरे वाक्य का अर्थ तो तात्पर्य वृत्ति ही निकाल करके लाएगी। पूरे वाक्य को एक साथ जो अर्थ देगी वो तात्पर्य वृत्ति देगी। तो यहाँ पर कह रहे कि आकांक्षा, योग्यता और सन्निधि के कारण जब पदों के अर्थ आपस में जुड़ते हैं तब एक विशिष्ट वाक्यार्थ प्रकट होता है, जिसे तात्पर्यार्थ कहते हैं।
किसी भी शब्द में 3 चीज़ों का होना ज़रूरी होता है। कोई भी शब्द है, कोई भी वाक्य है, वो आकांक्षा, योग्यता और सन्निधि, इनके बिना पूरा नहीं होता है। और करिए जब तीनों आपस में एक वाक्य में आकांक्षा भी होती है, योग्यता भी होती है और सन्निधि भी होती है, तीनों जब आपस में जुड़ते हैं तब एक विशिष्ट वाक्यार्थ को उत्पन्न करते हैं, जिसे तात्पर्यार्थ कहा जाता है। अब इनको भी हम देखेंगे, आकांक्षा, योग्यता, सन्निधि क्या होते हैं। जैसे कि किसी ने कहा गाम आनय, गाय को लाओ। यह गाम और आनय, इन दोनों पदों का अलग अलग अर्थ तो अभिधा से ज्ञात होता है, लेकिन दोनों को मिलाकर गाय को लाने की क्रिया संपन्न करो रूपी पूरे वाक्य का सामूहिक अर्थ जो है वो तात्पर्य वृत्ति के कारण ही संभव है। तात्पर्य वृत्ति के बिना उसको संभव नहीं किया जा सकता है। गाम को, गाय को, आने लाओ, इन दोनों शब्दों का, पदों का अलग अलग अर्थ तो अभिधा कर देगी, लेकिन पूरे को एक की गाय को लेकर के आओ को जो क्रिया संपन्न करवाने का जो काम है वो तात्पर्य वृत्ति से होगा। ऐसा ये अभिहितान्वयवादियों का मानना है। इसलिए उन्होंने तात्पर्य नाम की चौथी वृत्ति का स्वीकार किया, माना है। तो ये तात्पर्य वृत्ति थी। अब हम एक बार, अभी हमने पढ़े पीछे कि आकांक्षा, योग्यता और सन्निधि, ये तीनों एक वाक्य में होते हैं। इनके बिना वाक्य पूरा नहीं होता है। इनको देख लेते हैं क्या होते हैं। किसी भी वाक्य का सही अर्थ समझने के लिए आकांक्षा, योग्यता और सन्निधि को अनिवार्य तत्व माना गया है। इन तीनों के जब तक ये तीनों तत्व किसी पद समूह, शब्दों के समूह में मौजूद नहीं रहेंगे तब तक वो वाक्य पूरा नहीं होगा, वो वाक्य सार्थक नहीं होगा। अब आकांक्षा, योग्यता और सन्निधि क्या है। आकांक्षा का शाब्दिक अर्थ होता है इच्छा या जिज्ञासा। वाक्य में प्रयुक्त पदों में एक दूसरे के बिना अर्थ को पूरा न कर पाने की कमी होती है। वाक्य में कई सारे पद होते हैं, लेकिन वो एक दूसरे पर आश्रित होते हैं। एक के बिना दूसरा पूरा अर्थ को पूरा नहीं कर सकता। जब तक वाक्य के सभी आवश्यक पद नहीं बोले जाते तब तक श्रोता के मन में आगे सुनने की जिज्ञासा बनी रहती है। जैसे किसी ने कहा आनय, लाओ, केवल इतना कह दिया आनय, लेकर के आओ। इस पद को सुनते ही सुनने वाले के मन में तुरंत आकांक्षा, जिज्ञासा होती है कि क्या लाओ। जब तक इसके साथ गाम आनय, जलम आनय, गाय को लाओ या पानी लाओ, ये नहीं जोड़ा जाएगा तब तक वो आकांक्षा शांत नहीं होती है और वाक्य का अर्थ अधूरा रहता। तो ये आकांक्षा होती है। कोई भी कहे किसी को जाओ, तो कहाँ जाऊँ, घर जाओ, स्कूल जाओ, बाज़ार जाओ, तो जब तक वो बात पूरी नहीं की जाती है वो आकांक्षा बनी रहती है। तो ये आकांक्षा हो गई। उसके बाद योग्यता। योग्यता का अर्थ है पदों के अर्थों में परस्पर संबंध होने में बाधा न होना। अर्थात वाक्य में जो बात कही जा रही है वह व्यवहारिक और तार्किक रूप से संभव होनी चाहिए। अब ऐसे नहीं कि कुछ भी कह दिया। वाक्य में जो बात कही गई है वो व्यवहारिक दृष्टि से भी और तार्किक दृष्टि से भी सच होनी चाहिए, सही होनी चाहिए और वो संभव होनी चाहिए। शब्दों में अर्थ बदलने या बोध कराने की जो स्वाभाविक क्षमता होती है उसे योग्यता कहा जाता है। इसमें एक उदाहरण है, जैसे कि अग्निना सिंचती, आग से सींचता है। व्याकरण की दृष्टि से देखेंगे तो ये सही पद सही है, लेकिन इसमें योग्यता का भाव है। आग से हम सींच नहीं सकते हैं। सींचने का काम जो है वो आग से नहीं कर सकते हैं। सींचने का काम हम जल से ही कर सकते हैं, अग्नि से नहीं। तो इसमें योग्यता का अभाव है। आकाश का फूल, आकाश में फूल नहीं हो सकता है। इसी तरह से और बहुत सारी चीज़ें, हम उदाहरण इसके शेर के सींग, तो उसमें भी योग्यता नहीं है, शेर के सींग नहीं होते हैं। तो ये योग्यता का अभाव हो गया। उसके बाद होती है सन्निधि या आसक्ति। सन्निधि का अर्थ है पदों का एक दूसरे के अत्यंत निकट होना। पद है, पदों का एक दूसरे के पास होना। वाक्य के पदों का बिना किसी लंबे अंतराल या रुकावट के एक ही प्रवाह उचित में उच्चारण किया जाना चाहिए, तभी वो एक सन्निधि बनती है। यदि कोई अभी सुबह बोले, सुबह के समय में बोले गाम और फिर शाम को बोले आनय, तो यह गाम और आनय दोनों पदों में आकांक्षा भी है, योग्यता भी है, लेकिन दोनों के बीच में समय का बहुत लंबा अंतराल होने के कारण सन्निधि का भाव है। अर्थात गाम आनय, इनको एक साथ ही बोला जाए, ऐसा नहीं कि इनमें गैप दे दिया। गाम अभी कहा है, शाम को आनय कह रहा है, या 15 मिनट, 20 मिनट, आधे घंटे के बाद कह रहा आनय, तो उनमें सन्निधि नहीं बन पाएगी। वो जो एक
साथ रहने की जो गाम आने ये में जो अर्थ निकलेगा, और गाम अब कह करके 1 घंटे के बाद आने कहे तो वो अर्थ नहीं निकल पाएगा और ना उसको श्रोता अच्छे से सुन पाएगा, ग्रहण कर पाएगा। तो योग्यता, आकांक्षा और सन्निधि ये किसी भी वाक्य में एक साथ रहेंगी तभी वो वाक्य सार्थक होता है। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, इनमें से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये विषय आज हमने पढ़ा है शब्द शक्तियों का। आशा है ये विषय आपके लिए उपयोगी रहेगा, ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो इसी तरह की वीडियोज़ आपको मिलते रहेंगे। यूट्यूब चैनल MD एजुहट के साथ जुड़े रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्ते, धन्यवाद।